स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू ग्रामर का क्लास शुरू करते हैं। तो आइए शुरू हो जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यहीं से ग्रामर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, जितने एराब हैं उनकी वजाहत को देखते हैं। तो पहले देखते हैं ज़बर ज़ेर पेश क्या है। ज़बर ज़ेर पेश की इन अलामतों को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश की जो अलामत है उसको क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। और जिस हरफ पर इन तीनों हरकत में से कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। यानी जिस हरफ पर ज़बर या ज़ेर या पेश हो तो उस हरफ को क्या कहेंगे? मुतहर्रिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कलम, कलम लिखा हुआ है तो लफ्ज़ कलम में जो काफ है उस पर भी ज़बर है और लाम पर भी ज़बर है। ठीक है, क्या है? काफ पर भी ज़बर है और लाम पर भी ज़बर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हर्फ जो है मुतहर्रिक हो जाएगा। ठीक है, इन हरकत की पहचान हम यूँ भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें बन, बिन, बुन, बा पर ज़बर है, फिर बा पर ज़ेर है, फिर बा पर पेश है। तो जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको हम क्या कहेंगे? मुतहर्रिक कहेंगे। ठीक है, अब देखें सुकून देखते हैं। सुकून या जज़्म, सुकून या जज़्म, वह हर्फ जो मुतहर्रिक ना हो वह साकिन कहलाता है। यानी जिस हर्फ पर ज़बर या ज़ेर या पेश ना हो वो क्या कहलाता है? साकिन कहलाता है। अब देखें साकिन हर्फ पर जो अलामत लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? सुकून या जज़्म। साकिन हर्फ पर जो अलामत लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सुकून या जज़्म। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इंसान में नून साकिन है, इंसान में नून साकिन है, नून पर न ज़बर है न ज़ेर है न पेश है, क्या है? साकिन है। इस तरह तो ये जो अलामत लिखी जाती है इसको हम क्या कहते हैं? सुकून या जज़्म कहते हैं। इसी तरह कमाल में लाम जो है ये भी साकिन है। आप ये भी एक ध्यान में रख लें कि उमूमन उर्दू अल्फाज का जो आखिरी हर्फ होता है हमेशा क्या होता है? साकिन ही होता है आम तौर पर। समझ में आ रहा है? जो जिस हर्फ पर मुतहर्रिक ना हो, जो हर्फ मुतहर्रिक ना हो वो क्या कहलाएगा? साकिन कहलाएगा। और साकिन हर्फ पर जो अलामत लिख दी जाती है उसी को हम क्या कहेंगे? सुकून या जज़्म। आगे देखते हैं, आगे है तशदीद। अब देखें तशदीद को हम दो बार पढ़ते हैं। ठीक है, जब पढ़ते हैं हम, जब कोई हर्फ एक साथ दो बार पढ़ा जाए उसे क्या कहेंगे? तशदीद कहेंगे। जब कोई हर्फ दो बार पढ़ा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? तशदीद कहेंगे। और जिस लफ्ज़ पर तशदीद लिखी जाए यानी तशदीद की अलामत हो उसे हम क्या कहेंगे? मुशद्दद कहेंगे। आप ये ध्यान में रख ले, ये सारा एग्ज़ाम में आता है। तो जब कोई हर्फ एक साथ दो बार पढ़ेंगे उसे हम तशदीद कहेंगे। और जिस लफ्ज़ पर तशदीद लिखी जाए, उसकी अलामत को लिखी जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मुशद्दद कहते हैं। मसलन मनव्वरा है, मनव्वरा जो है तो ये असल में क्या है? मनवर है, लेकिन इस पर तशदीद आने की वजह से क्या पढ़ रहे हैं? वाव को दो बार पढ़ रहे हैं तो वाव क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा। तो देखें कि जिस लफ्ज़ पर तशदीद लिखी जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। मसलन मनव्वरा के अल्फाज में वाव मुशद्दद है। ठीक है, अब मद देखते हैं। मद किसको कहते हैं? मद देखते हैं, मद के माना है खींचना, लंबा करना। ठीक है, मद के माना क्या है? खींचना, लंबा करना। तलफ़ुज़ के इस्तिलाह में हर्फ की आवाज़ लंबी करने को मद कहते हैं। तलफ़ुज़ की इस्तिलाह में क्या कहते हैं हम? हर्फ की जो आवाज़ होती है उसको लंबा करने को हम क्या कहते हैं? मद करते हैं। और उर्दू में मद की अलामत सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है। क्या है? ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि उर्दू में मद की जो अलामत होती है वो किस चीज़ पर लगाई जाती है? सिर्फ अलिफ पर लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे आ देख सकते हैं मिसाल में, जिसे हम क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा भी कहते हैं इसे। इसकी आवाज़ अलिफ की आवाज़ से लंबी होती है, मतलब इसकी जो आवाज़ निकलती है, जैसे हम
अलिफ बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे आ, थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। मसलन आम, आज, आन वगैरह। अगर मद ना हो तो क्या पढ़ेंगे अज, अन। लेकिन जैसे ही मद आएगा तो इसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, आम, आज वगैरह, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ समझ में ना आए तो बताएं आप लोग कमेंट करके। चलिए देखें, खड़ी ज़बर क्या है, खड़ी ज़बर। बाज़ औकात अलिफ लिखने के बजाय हर्फ पर एक छोटी सी अलिफ की शक्ल बना दी जाती है। आमतौर पर आप देखे होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, खड़ी ज़बर कहते हैं। तलफ़ुज़ में यह अलिफ के कायम मकाम है, यानी जो हम ये जो खड़ी ज़बर जो रहता है ये अलिफ के बराबर रहता है। अलिफ के कायम मकाम मतलब अलिफ के बराबर रहता है, अलिफ के जगह रहता है। ये अलामत अरबी अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है। क्या है, जो खड़ी ज़बर है ये किस अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है, अरबी अल्फाज में इस्तेमाल कर, जैसे इसहाक, मूसा, आला, उज़्मा। जैसे इसहाक हम अगर अलिफ से लिख रहे हैं तो इस तरह लिखेंगे इसहाक, लेकिन वही हम क्या करेंगे, खड़ा लगा देंगे तो ये जो अलिफ है इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया, इसहाक। उसके बाद है खड़ी ज़ेर। खड़ी ज़ेर क्या है भाई, खड़ी ज़ेर को देखते हैं। बाज़ औकात या लिखने के बजाय हर्फ के नीचे एक छोटी सी अलिफ की शक्ल बना दी जाती है। क्या है, वहाँ पे खड़ा ज़बर किसके कायम मकाम था, अलिफ के, और खड़ी ज़ेर किसके कायम मकाम है, या के। इतना समझ लिया आप। इसे खड़ी ज़बर ज़ेर कहते हैं, यानी या लिखने के बजाय हर्फ के नीचे एक छोटी सी अलिफ की शक्ल बना देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, खड़ी ज़ेर। तलफ़ुज़ में ये या के कायम मकाम है। तलफ़ुज़ में, बोलने में ये क्या है, या के कायम मकाम है। यह अलामत अरबी अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है, मसलन आलिही, बेआइनिही वगैरह। यहाँ पे खड़ी ज़ेर जो है आलिही, ठीक है। तो यही क्या है, खड़ी ज़ेर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है तनवीन। तनवीन क्या है भाई, अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर दो ज़बर, उसके नीचे दो ज़ेर या उसके ऊपर दो पेश लगा दे तो उसे तनवीन कहते हैं, ठीक है। अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर, जैसे हम यहाँ पे बा लिख दिए, यहाँ पे नीचे ज़ेर लिख दिए तो क्या हो जाएगा, ये भी तनवीन है। तो दो ज़ेर, या तनवीन किसको कहते हैं, सिर्फ इतना याद रख ले, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। जैसे आनन, फानन, फौरन वगैरह, ठीक है। किसी लफ्ज़ के ऊपर दो ज़बर, उसके नीचे दो ज़ेर या उसके ऊपर दो पेश लगा दे तो उसे तनवीन कहते हैं, आनन, फानन वगैरह। अब देखते हैं लफ्ज़ और उसकी किस्में। भाई लफ्ज़ कहते किसको है, तो वह बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की डेफिनेशन क्या है कि वह लफ्ज़, वह बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। अब चंद हुरूफ को आपस में मिलाकर लिखने या बोलने से लफ्ज़ बनता है। क्या है, चंद हुरूफ को जो आपस में मिला देते हैं तो उसे लिखने या बोलने से क्या होता है, लफ्ज़ बनता है। जैसे यहाँ कलम लफ्ज़ बनता है किसी से, काफ हरफ है एक, लाम हरफ है एक और मीम हरफ है, तो ये मिलाकर क्या बना, कलम बना। समझ में आ रहा है ना, काफ लाम के हुरूफ को आपस में मिलाने से क्या बना, कलम बना। समझ में आ रहा है ना, चंद हुरूफ को आपस में मिलाकर बोलने या लिखने से क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। जैसे कलम आप देख सकते हो। अब देखें लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं। तो कौन कौन सी है, मौजू या कलमा कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, मुहमल। क्या है, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहमल। अब देखें कलमा या मौजू किसको कहते हैं, वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो उसको कलमा या मौजू कहते हैं। क्या है भाई, मौजू वह लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो
उसको मौजू कहेंगे, और जिसके कुछ माना ना हो उसको मुहम्मल कहेंगे। जैसे यहाँ पे खाना, पानी, कलम, दवात, रोटी वगैरह, इसके माना पाया जा रहा है, ये माना है। समझ में आ रहा है? रोटी भी समझ में आ रही है हमको, कलम भी समझ में आ रहा है, दवात भी समझ में आ रहा है। अब देखिए, मुहम्मल वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो, यानी उससे कुछ बात ही समझ में ना आए। जैसे यहाँ पे हम क्या है, खाना वाना बोलते हैं, पानी वानी, कलम वलम, उसके बाद क्या है, दवात वात, रोटी ओटी। तो रोटी का तो माना है लेकिन ओटी का कोई माना नहीं है। उसी तरह खाना का तो माना है लेकिन वाना का माना नहीं है। कलम का माना है लेकिन वलम का माना नहीं है। तो जिससे कोई लफ्ज़, कोई माना समझ में ना आए वो मुहम्मल है, और जिससे समझ में आए वो मौजू या कलमा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया लफ्ज़ की कितनी किस्में हुई, 2 किस्में हुई, मौजू और मुहम्मल। फिर मौजू की 2 किस्में हैं। क्या है? मौजू की 2 किस्में हैं। क्या क्या है? एक है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। अब मुरक्कब की, मुफरद की तारीफ देखते हैं तो उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला हो और उससे कोई माना समझ में आए। मुफरद एक ही को कहते हैं और मुरक्कब बहुत सारे को। तो इतना समझ रहे, मुफरद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अकेला हो, यानी एक हो और उससे कोई माना भी समझ में आए। इसलिए कि मौजू की किस्में हैं तो मौजू से कोई माना समझ में आना चाहिए। तो जो अकेला हो और उससे कोई माना समझ में आए, जैसे कलम, किताब, कुर्सी वगैरह, इसे माना भी समझ में आ रहा है। अब मुरक्कब की तारीफ देखते हैं। जैसे मुरक्कब वह है जो 2 या 2 से ज़ायद कलमों से मिलकर बने। ठीक है, जैसे यहाँ पे बड़ा घर, तो बड़ा घर, इससे माना भी समझ में आ रहा है, और यहाँ पे 2 कलमा भी है, जैसे बड़ा अलग हो गया और घर अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या हुआ, कलम तो एक हर्फ है, अकेला है, एक लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा भी अलग है और घर भी अलग, ये मिलाकर क्या हुआ, बड़ा घर। तो मुरक्कब वह है जो 2 या 2 से ज़ायद कलमा से मिलकर बने, और मुफरद वह है जो अकेला हो, और दोनों से माना समझ में आना चाहिए। यहाँ भी कलम से माना समझ में आ रहा है, यहाँ भी बड़ा घर से माना समझ में आ रहा है कि बड़ा घर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कलमा और उसकी किस्मों को देखते हैं। कलमा और उसकी किस्में। ठीक है, पहले कलमा की तारीफ देखते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ माना ज़ाहिर हो, आपको मौजू की जो तारीफ़ किए थे वही। ठीक है, ऐसा लफ्ज़ जिससे कुछ माना ज़ाहिर हो, जैसे कलम, स्कूल, किताब। अब कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में बताएं आप? हाँ, 3 किस्में हैं। पहला क्या है, इस्म है, दूसरा क्या है, फेल है, और तीसरा क्या है, हर्फ है। अब पहले इस्म को देखते हैं, इस्म की डेफिनेशन को देखते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। तो पहले इस्म की तारीफ देखते हैं। किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को क्या कहते हैं, हम इस्म कहते हैं, यानी नाउन, सर्वनाम। ठीक है, नाउन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा। अब देखें, इस्म नाउन को कहते हैं। जैसे यहाँ पे अरशद, किताब, दिल्ली, तो इससे एक जगह का भी पता चल रहा है, शख्स का भी पता चल रहा है, और चीज़ का भी पता चल रहा है। ठीक है, और फेल किसको कहते हैं, वर्ब को। तो जिससे किसी काम का करना या होना ज़माना के लिहाज से समझा जाए, क्या कहलाता है, फेल कहलाता है। क्या है, वर्ब क्रिया है। इससे क्या समझ में आता है, किसी काम का होना या करना। जैसे पढ़ा, लिखता है, जाएगा, तो इससे समझ में आ रहा है कि पढ़ा, पढ़ लिया है पास्ट में। उसी तरह लिखता है, क्या है, प्रेजेंट में, और जाएगा क्या है, फ्यूचर में। तो ये क्या हो गया, पढ़ा हो गया, माजी हो गया, लिखता है, हाल हो गया, और जाएगा क्या हो गया, मुस्तकबिल हो गया। अब हर्फ की तारीफ देखते हैं। हर्फ की तारीफ है जो तनहा कुछ माना ना दे। हर्फ की तारीफ क्या है, जो तनहा कुछ माना ना दे, लेकिन दूसरे कलिमात के साथ मिलकर माना देता हो। ठीक है, जो तनहा तो कुछ माना नहीं दे सकता है, लेकिन उसको दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ उसको मिला देंगे तो वो माना दे देगा। जैसे से है, को है, में है। ठीक है, तो ये सबसे कुछ
माना ही ना समझ में। उसी को अगर इसको जुमला में इस्तेमाल कर दे, जैसे घर में क्या है, घर में किताब है, तो यहाँ पे में जो आया तो इससे माना भी समझ में आ जा रहा है। यही अकेला रहेगा में से को, तो इससे कोई माना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जुमला। अब जुमला कहते किसको हैं, पहले ये समझ लें आप। अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसको सुनकर किसी वाक़या की खबर या किसी चीज़ की तलब मालूम हो। क्या भाई, अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसको सुनकर हमें किसी वाक़या की खबर भी मालूम हो जाए, से क्या हुआ है नहीं हुआ है, या किसी चीज़ की तलब भी मालूम हो जाए कि किस चीज़ को हम तलब कर रहे हैं, किस चीज़ को हम मांग रहे हैं, ये भी हमें मालूम चल जाए। जैसे यहाँ पे मालूम चल रहा है मैंने पढ़ा, तो इससे वाक़या की खबर मालूम चल रही है कि मैंने जो है पढ़ लिया है। उसी तरह बच्चे खेलते हैं, तो इससे भी पता चल रहा है कि बच्चे जो है खेलते हैं। ठीक है, ये हो गया जुमला की तारीफ। अब जुमला की दो किस्में हैं, लेकिन वो माना के एतबार से है। पहले देखते हैं जुमला की दो किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि माना के एतबार से है। ठीक है, पहला है जुमला खबरिया, दूसरा जुमला इंशाइया। क्या है, जुमला खबरिया, उसके बाद जुमला इंशाइया। अब जुमला खबरिया की तारीफ देखते हैं। जुमला खबरिया कहते किसको हैं, जिस जुमले में किसी किस्म की खबर पाई जाए उसे जुमला खबरिया कहते हैं। यानी जिस जुमले में किसी किस्म की कोई खबर पाई जाए, कोई इंफॉर्मेशन पाई जाए, उसे हम क्या कहेंगे, जुमला खबरिया कहेंगे। जैसे राशिद चालाक है, तो इससे खबर मालूम हो रही ना कि राशिद जो है चालाक है, कुंद ज़हन नहीं है। उसी तरह वह कॉलेज गया, बच्चे दौड़ते हैं, तो इससे हमको एक किस्म की खबर मिल रही है कि बच्चे जो दौड़ रहे हैं, वो कॉलेज चला गया, वो चालाक है, वो अच्छा है। ठीक है, अब दूसरा किस्म क्या है, जुमला इंशाइया। पहला क्या था, जुमला खबरिया, और दूसरा क्या है, जुमला इंशाइया। तो अब जुमला इंशाइया कहते किसको हैं, देखते हैं। जो किसी हुक्म या इस्तिफ़हाम या इनबिसात या तअज्जुब या तनबी और दुआ वगैरह जैसे जज्बात को ज़ाहिर करे। क्या भाई, जो किसी हुक्म, मतलब यहाँ पे हुक्म दे रहे हैं तुम ये काम कर लो, या इस्तिफ़हाम क्या है, मतलब यहाँ सवाल पूछ रहे हैं। इस्तिफ़हाम का मतलब क्या है, तुमने ये खाना खा लिया, ये क्या हो जाएगा, इस्तिफ़हाम होगा। इसी तरह इनबिसात या तअज्जुब, मतलब खुशी जाहिर हो, या तअज्जुब, अरे उसको कैसे ऐसा हो गया, ये सब क्या हो रहा है, तअज्जुब हो रहा है, खुशी हो रही है, माशाअल्लाह उसने अच्छा नंबर लाया है, तो ये हम खुशी हो रही है। तनबीह कर रहे हैं, अरे आज वहाँ तुम्हें नहीं जाना है, ये क्या हो गया, तनबीह। और दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तुझे तेरी पढ़ाई में बरकत दे, तुझे इल्म नाफे दे, ये सब क्या हो गया, दुआ वगैरह। तो ऐसे जज्बात को जाहिर करे उसे हम क्या कहेंगे, जुमला इंशाइया कहेंगे। जैसे जो किसी हुक्म या इस्तिफ़हाम या इनबिसात या तअज्जुब या तनबी और दुआ वगैरह जैसे जज्बात को जाहिर करे उसे हम जुमला इंशाइया कहेंगे। जैसे कलम लाओ, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है ना कि कलम लाओ, किताब कौन लाया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किताब कौन लाया, खुदा उसे अज्र दे, आहा क्या अच्छा मौसम है, तो ये सब खुशी इससे जाहिर हो रही है, ये दुआ किया जा रहा है कि खुदा तुझे अज्र दे। तो जुमला इंशाइया की तारीफ़ यही हो जाएगी कि जो किसी हुक्म या इस्तिफ़हाम इनबिसात वगैरह को जज्बात के जाहिर करे उसे हम जुमला इंशाइया कहते हैं। अब जुमला की दो किस्में हैं। ठीक है, जुमला खबरिया की दो किस्में हैं। ठीक है, याद रखें, जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। वो तो जुमला की किस्में हो गई थी, क्या है, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। अब ये क्या है, जुमला खबरिया की दो किस्में हैं। पहला है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फेलिया। आप ध्यान से सुनते रहें, ये सारा एग्ज़ाम में आता है। आपको जब पिछले साल का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आप देखेंगे सारे सवालात आए हुए हैं उसमें।
जुमला इस्मिया किसको कहते हैं भाई? अब देखते हैं। वह जुमला है जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो। ठीक है, क्या है? वह जुमला जिसकी शुरुआत क्या है? इस्म से हो। अब देखो, जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो। जैसे यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर अरशद नेक है। अरशद क्या है? नेक है। तो यहाँ पे जो अरशद है ये भी इस्म है और नेक जो है ये भी इसमें सिफत है। ठीक है, अब देखें, अब मुस्नद और मुस्नद इलैह कहते किसको है तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। इस जुमले में नेक इसमें सिफत मुस्नद है। नेक जो है क्या है? विशेषता है। विशेषता है तो उस ये नेक क्या हो जाएगा? इसमें सिफत हो जाएगा। जो नेक है वो क्या है? मुस्नद है। ठीक है, नेक क्या है? मुस्नद है। और अरशद क्या है? मुस्नद इलैह है। तो कोई भी जैसे राशिद अच्छा है तो यहाँ पे राशिद क्या हो जाएगा? मुस्नद इलैह हो जाएगा और अच्छा क्या हो जाएगा? मुस्नद हो जाएगा। आपको इतना समझ लेना जरूरी है। वह जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म हो। तो यहाँ राशिद भी क्या है? इस्म है और नेक जो है ये इसमें सिफत है। ठीक है, तो राशिद क्या हो जाएगा? मुस्नद इलैह हो जाएगा और नेक क्या हो जाएगा? मुस्नद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना आपको? हाँ, आगे देखें, आगे देखते हैं। उसके बाद है जुमला फेरिया। अब जुमला फेरिया कहते किसको हैं? वह जुमला जिसमें मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह इस्म हो। और जुमला इस्मिया क्या था? जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों क्या हो? इस्म हो। लेकिन जुमला फेरिया में क्या है? जिसमें मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह क्या हो? इस्म हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अरशद ने चाकू से फल काटा। क्या है? अरशद ने चाकू से फल काटा। तो इस जुमले में जो काटा है फेल क्या हो जाएगा? काटा। ये क्या है? मुस्नद है और ये क्या है? फेल है। उसी तरह अरशद मुस्नद इलैह है जो कि क्या है? इस्म है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? वह जुमला है जिसमें मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह इस्म हो। ये जुमला फेलिया में होगा और जुमला इस्मिया में क्या हो गया? मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इस्म होना चाहिए। जैसे अरशद ये क्या है? मुस्नद इलैह तो इस्म हो गया और जो काटा है फेल ये क्या हो जाएगा? मुस्नद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ, आगे देखते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास कल होगा इंशाअल्लाह। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।